हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एससी आप सभी का अपने अधिगम मंच चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो आज जो हम करने वाले हैं वो रहेगा इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। फ्रेंड्स, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी की हम इससे पहले कई क्लासेस कर चुके हैं। आज जो रहेगी, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बेसिकली इससे हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान की क्लास, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ये रहेगा पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था कब से लागू होती है, किस राज्य में इसको प्रारंभ किया गया, बेसिकली पंचायती राज व्यवस्था क्या है, ठीक, उसके बारे में इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो लास्ट तक देखें और एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। ठीक, मेरी कोशिश यही रहेगी कि पंचायत राज व्यवस्था को मैं अच्छी तरह से समझा पाऊँ क्लियरली। ओके, तो शुरू करते हैं ये सीरीज। तो फ्रेंड्स, यानी कि इंडियन पॉलिटी भारतीय राज व्यवस्था, इसमें हम डिस्कस करेंगे पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था है क्या और किस तरह से वो काम करती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था की जब भी हम बात करते हैं तो 11वीं अनुसूची में ये वर्णित है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम संविधान की एक क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने सारी की सारी अनुसूचियां एंड उससे संबंधित विषय हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक आपने जाकर वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किससे है, तो फिर 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को वर्णित किया गया है। क्लियर, एक बार। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक राज्य को दिया गया है, लेकिन कुछ राज्य हैं जिसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पे राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है, वो अनुच्छेद 40। ठीक है, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 40 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 14 में यह निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक राज्य, ठीक, वो पंचायती राज का गठन करेगा, प्रत्येक राज्य में पंचायत राज व्यवस्था लागू होगी। लेकिन कुछ राज्य हैं, 4 से 5 राज्य, जिसमें पंचायत राज व्यवस्था अभी तक भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये रहे दो चीज। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट, यानी कि 1992 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, उसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, यानी कि संविधान में वह वर्णित है कि राज्यों में पंचायत राज व्यवस्था लागू होगी। ठीक, यानी कि राज्य पंचायत राज व्यवस्था निर्धारित करेंगे। बिल्कुल छोटी से छोटी यूनिट मतलब ग्राम से लेकर आगे तक पंचायत व्यवस्था होगी। तो ये जो बात की गई है, यानी कि 1992 के 73वें संशोधन द्वारा, ठीक, ये चीज हमने यहाँ पे क्लियर की। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप उसे समझने की कोशिश करें। ठीक, बेसिकली जो पंचायती राज व्यवस्था है वो है क्या। ठीक, जनरली आप थोड़ी थोड़ी चीजें जानते हैं, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र, संपूर्ण सत्ता में केंद्र होता है, उसके पास संपूर्ण शक्ति होती है हमारे भारत देश की। ठीक, ऐसा संविधान में वर्णित है। केंद्र में एक सरकार होती है, संसद होती है, संसद के 2 सदन हो गए, राज्यसभा, उच्च सदन, लोकसभा, निम्न सदन, राष्ट्रपति हो गया। ठीक, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो संपूर्ण शक्ति या सत्ता होती है वो होती है हमारे केंद्र, सेंटर में। क्लियर। तो सेंटर में होने के बाद जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है और बहुत सारी विकास से संबंधित चीजें होती हैं, वो सेंट्रल लेवल से ग्राम लेवल तक आने में बहुत सारी दिक्कतें महसूस होती हैं। ठीक, या अकेला प्रधानमंत्री सेंटर जो कि दिल्ली में बैठा हुआ होता है, ठीक, तो भारत देश के दूर दराज के क्षेत्रों में विकास को किस तरह से या विकास के क्रम को किस तरह से निर्धारित करे या विकास के प्रवाह को किस तरह से निर्धारित करे, किस तरह से देश में डेवलपमेंट होना है, विकास होना है, ठीक, उसकी देखरेख या फिर उसकी व्यवस्था अकेले सेंटर में बैठे या संपूर्ण सत्ता जो है प्रधानमंत्री या संसद के पास वो नहीं देख पाती। इसलिए एक यानी शक्तियों का बंटवारा हो गया। शक्तियों का बंटवारा मतलब केंद्र में केंद्र सरकार के पास सत्ता हो गई, अब उसके पास शक्ति है कि देश का डेवलपमेंट हो और देश में बहुत सारी जितनी भी व्यवस्थाएं वो की जाएं। उसके साथ साथ अब शक्तियों के बंटवारे की बात करें, मतलब केंद्र की शक्ति या सत्ता का ग्राम तक बांटना, मतलब ग्राम स्तर पर उसका बंटवारा करना।
क्योंकि ग्रामीण स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर या फिर जिला स्तर पर भी सत्ता का एक उत्तरदायित्व संभालने वाला एक ऐसा व्यक्ति हो जो अपने अकॉर्डिंग मतलब उस क्षेत्र में, उस गांव में, उस विकास खंड में किस तरह से डेवलपमेंट हो, लोगों की परेशानियां क्या हैं, सड़कें हैं, नाली हैं, लाइट व्यवस्था है, आदि सभी का विकास सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, लोगों की समस्या को जानने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े लेवल पर सत्ता हो गई तो लोगों की जो परेशानी होती है वो पहुंच पाने में थोड़ी टाइम लगता है, दिक्कत महसूस होती है। तो एक ग्राम स्तर पर भी यदि हम सत्ता का बंटवारा कर दें, शक्ति का बंटवारा कर दें, तो वो अपने गांव का विकास सुनिश्चित कर पाएगा, या अपने ब्लॉक का या फिर अपने जिले का। तो फ्रेंड्स, यानी कि संपूर्ण जो सत्ता होती है केंद्र में, क्लियर। उसके बाद यानी केंद्र की जो शक्ति और सत्ता है उसका बंटवारा हो गया, यानी कि ग्राम स्तर तक। भारत देश में सबसे छोटी जो सेंटर यानी कि सरकार यानी कि गवर्नमेंट जो प्रशासन है उसकी छोटी इकाई गांव होती है, यानी कि ग्राम होती है। तो ग्राम स्तर पर विकास का जो क्रम निर्धारित करेगा सरपंच या फिर प्रधान। तो फ्रेंड्स, ये ग्राम पंचायत हो गई। जिस तरह से प्रधानमंत्री 5 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है, ठीक उसी तरह से मुख्यमंत्री, इसी के साथ साथ ग्राम लेवल पर सरपंच हो गया और हो गया प्रधान। इसके पास साथ साथ जिले लेवल पर बात करें हम तो जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष वो हो गए। तो फ्रेंड्स, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था बेसिकली क्या है? शक्तियों का उपयुक्त विकेंद्रीकरण। शक्ति मतलब यहाँ पर सत्ता से है जो सेंटर के पास होती है, उसका विकेंद्रीकरण। बेसिकली पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल निकल कर आया है, ठीक है, जो आधार है वो विकेंद्रीकरण से है। विकेंद्रीकरण को आप क्लियरली समझ लीजिए, बिल्कुल आपको साफ पता पड़ जाएगा कि पंचायत राज व्यवस्था है क्या। तो विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों का उपयुक्त विकेंद्रीकरण किया जाए जिससे विकास का जो प्रभाव है, प्रवाह मतलब विकास किस तरह से निर्धारित हो वो भली भांति हो सके। कुल मिला के हम कह सकते हैं संपूर्ण सत्ता जो कि सेंटर में निर्धारित होती है उसका बंटवारा हो गया ग्रामीण लेवल तक, बिल्कुल छोटी यूनिट तक। यानी विकेंद्रीकरण हो गया छोटे छोटे, मतलब एक गांव के किसी व्यक्ति पर पंचायती राज व्यवस्था द्वारा, यानी कि जिसे प्रधान या सरपंच बोलते हैं, अब वो वहाँ का जो विकास का क्रम है उसे निर्धारित करेगा, किस तरह से वहाँ पर डेवलपमेंट होता है, लोगों की परेशानी, बिजली, लाइट, सड़क, नाली आदि। ठीक, तो ये रही एक बात। आई होप यहाँ पे क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था शक्तियों का उपयुक्त विकेंद्रीकरण है कि शक्तियों को जो संपूर्ण सत्ता होती है उसकी शक्ति, ठीक है, किस तरह से बढ़ जाए और एक जो ग्राम स्तर का व्यक्ति है वो भी अपनी परेशानी, दिक्कत, ठीक है, सामाजिक भाईचारा आदि सबको अपने ग्राम प्रधान या सरपंच को बता सके और उसकी दिक्कतों को निपटारा हो सके। क्योंकि ग्राम प्रधान या सरपंच के पास भी सत्ता होती है, गांव लेवल की ग्राम सभा के पास ये शक्ति होती है वो ग्राम का विकास निर्धारित कर सके। तो फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था ये हो गई, यानी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण। अब और क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझिए। विकास का जो प्रभाव यानी कि विकास का क्रम किस तरह से निर्धारित होता है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मान लीजिए ग्राम पंचायत नहीं होती, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ग्राम पंचायत से पहले 1959 से पहले की ग्राम पंचायत नहीं हुआ करती थी। तो वहाँ पे जो विकास का क्रम है या विकास निर्धारित होता था, यानी कि टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से, ऊपर का मतलब यहाँ पे सेंटर से है, ऊपर से नीचे, ठीक है, एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। यानी कि ऊपर से नीचे, सेंटर से लेकर, ठीक, सेंटर से गांव लेवल तक किस तरह से विकास हो, सभी की परेशानियां किस तरह से सुनी जाएं। तो थोड़ी दिक्कत महसूस होती थी। ऑब्वियस सी बात है कि गांव लेवल पर सत्ता जो होती है केंद्र में बैठी हुई उसका ध्यान नहीं जा पाता था, इसलिए हमारे जो गांव है वो पिछड़ने लगे। तो ऐसा महसूस होने लगा क्यों ना इस चीज को बिल्कुल उल्टा कर दिया जाए कि टॉप टू बॉटम, यानी कि डेवलपमेंट ना होके बॉटम टू टॉप किया जाए। क्योंकि सबसे पहले गांव और जिले और ब्लॉक खंड पे, यानी कि विकास खंड पे इसका ध्यान दिया जाना चाहिए कि वहां से विकास का क्रम निर्धारित हो। कुल मिला के विकेंद्रीकरण द्वारा सत्ता का बंटवारा कर दिया जाए, क्योंकि संपूर्ण सत्ता केंद्र में ना होकर छोटे छोटे टुकड़ों में उसका बंटवारा कर दिया जाए। ठीक है, जो राज्य को संभालता मुख्यमंत्री होता ही होता है, ठीक है, वो बात। तो गांव स्तर पर भी क्यों ना ऐसी व्यवस्था लागू की जाए क्योंकि गांव का ही एक मुखिया अपने गांव को देख सके।
क्लियर, यानी ग्राम सभा को देख सके। गांव का मतलब ग्राम सभा, ग्राम सभा में कई गांव आ जाते हैं क्योंकि उनकी जनसंख्या थोड़ी कम हो, तो क्योंकि ग्राम सभा जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो फ्रेंड्स यानी कि विकास का जो डेवलपमेंट है या विकास का जो प्रवाह है वो टॉप टू बॉटम निर्धारित नहीं हो सकता। इसके लिए एक अप्रोच काम करने लगा, एक व्यवस्था यानी कि एक कमेटी द्वारा ये निर्धारित किया गया कि जो विकास का क्रम है वो बॉटम टू टॉप यानी कि नीचे से नीचे, मतलब ग्रामीण, बिल्कुल जो छोटी से छोटी इकाई है हमारे भारत देश की जो लोकतंत्र है जिसमें गांव बसता है, तो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर मतलब गांव से लेकर सेंटर, ठीक है, केंद्र तक किस तरह से, यानी कि जो डेवलपमेंट विकास है या समस्या है लोगों की, जनता की, ठीक है, लोकतांत्रिक देश में क्यों ना गांव स्तर से शुरू की जाए। एक ऐसा मुखिया चुना जाए जो गांव की समस्या को देखे, उसके बाद ब्लॉक की समस्या को देखे, वहाँ का एक मुखिया, उसके बाद जिले की समस्या को देखे, ठीक है, उसके बाद आगे सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो काम करती है। तो फ्रेंड्स यानी कि बॉटम टू टॉप मतलब नीचे से, समझने की कोशिश करिए, यानी कि ग्राम स्तर से लेकर ऊपर तक का सभी विकास का क्रम निर्धारित हो। तो ये हो गई शक्तियों का विकेंद्रीकरण यानी शक्तियों का बंटवारा, ठीक, क्लियर। तो ये रही एक चीज, पंचायत राज व्यवस्था ये है। आई होप यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे फ्रेंड्स, यानी कि 11वीं अनुसूची में ये वर्णित है, क्लियर। राज्यों को पंचायतों के गठन के निर्देश दिए गए हैं जो अनुच्छेद 40 में निर्धारित हैं, कुछ राज्यों को छोड़कर, ठीक। 1992 जो 73वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, ये संविधान में बिल्कुल वर्णित है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन यहाँ, लगभग पंचायती राज व्यवस्था की बात आए तो यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से बनता सबसे ज़्यादा अभी तक बना है। तो फ्रेंड्स यानी कि जो सर्वप्रथम की बात करें यानी कि पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, उसका एक अप्रोच आया, विकेंद्रीकरण लागू किया गया। उसके साथ सबसे पहले किस राज्य में, भारत देश के किस प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, किस सन में और किसके द्वारा? तो फ्रेंड्स सर्वप्रथम जो लागू हुई पंचायती राज व्यवस्था एक राज्य में, तो वो था फ्रेंड्स यानी कि 2 अक्टूबर 1959 यानी कि 1959 में नागौर। दोबारा से समझ लीजिए, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले जो लागू की गई 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी जी की जयंती पर, यानी कि गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 1959 नागौर जो राजस्थान का एक जिला है वहां से पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, ठीक है। कुल मिला के नागौर जिला जो राजस्थान में है वहां पे लागू की गई पंचायती राज व्यवस्था और उसको संचालित किया गया। तो नागौर कहाँ पर है? राजस्थान। बिल्कुल नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पूछा जाता है कि सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था किस जिले से या किस राज्य से लागू हुई। तो फ्रेंड्स नागौर जिला जो राजस्थान का है वहाँ से लागू की गई। इसकी डेट 2 अक्टूबर 1959। क्लियर? ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मतलब इसका जो उद्घाटन किया, ठीक, तो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहले प्रधानमंत्री की यदि हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान, ठीक है, में सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। अब वहाँ से उसके बाद धीरे धीरे संपूर्ण राज्य में यानी कि राजस्थान में इसको लागू किया गया एंड इसके साथ साथ सारे देश में। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट था। अब पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित जो कमेटियां हैं या समिति हैं जिन्होंने सुझाव दिए, जिनके सुझाव के आधार पर, ठीक है, इसमें थोड़े थोड़े बदलाव होते गए, ठीक, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंध रखती है या नहीं रखती? तो क्लियरली 4 समितियां हैं जो पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें पंचायत राज व्यवस्था को सुझाव, निर्देश आदि सभी दिए गए हैं। ओके, तो फ्रेंड्स स्माइल के साथ समझने की कोशिश करिए, इस तरह से मुंह नहीं बनाओ। संबंधित समितियां की बात करें तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट है 1957 यानी कि 1957 में आई, लागू होने से 2 साल पहले बलवंत राय मेहता समिति, ठीक, बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले आई यानी कि 1957 में। इसने क्या सुझाव दिए?
क्या डिस्कशन किया, ठीक है। इसके आधार पर ही आज हम देखते हैं ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था, उसका इन्होंने बखान किया या सुझाव दिया, ठीक है। तो पहली हो गई हमारी बलवंत राय मेहता समिति। दूसरी की बात करें तो अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 यानी कि इसके ऑलमोस्ट 20 साल बाद आई 1977 में। तीसरे की यदि हम बात करते हैं तो जीवी केराव समिति, जीवी केराव समिति जो 1958 में आई 1985 में। और फोर्थ यानी कि चौथी एल एम सिंघवी समिति, एल एम सिंघवी समिति जो 1986 में आई, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 4 समितियां हैं, कितनी, 4 समिति, इनका संबंध सीधा सीधा पंचायती राज व्यवस्था से है और किसी से नहीं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से ये 4 समिति आती हैं और इनमें से पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कमेटी है, तो आप क्लियरली टिक कर पाएंगे, ठीक। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति 1957, सेकंड अशोक मेहता समिति 1977, थर्ड वन जीवी के राव समिति 1958 यानी कि 1985 एंड फोर्थ एल एम सिंघवी समिति 1986 यानी कि 1986। ये जो 4 समिति हैं ये पंचायत राज व्यवस्था से संबंध रखती हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने डिस्कस की, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम पंचायत राज व्यवस्था को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। ऑलमोस्ट लगभग सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये समितियां होगी। समितियों के बाद फ्रेंड्स यानी कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की। त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या है बेसिकली, यानी कि 3 स्तर होंगे ग्राम पंचायत व्यवस्था के। जो ग्राम पंचायत लागू होगी उसके 3 स्तर होंगे, यानी कि 3 स्तर पर काम करेगी। कौन कौन से 3 स्तर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था की जब भी हम बात करते हैं तो उसके कितने स्तर हैं फ्रेंड्स, 3, जिसे हम त्रिस्तरीय व्यवस्था कहते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो संबंध है फ्रेंड्स सीधा सीधा बलवंत राय मेहता समिति से है। 1957 में आई बलवंत राय मेहता समिति के निर्देश द्वारा या सुझाव द्वारा, ठीक है, उन्होंने बताया कि जो ग्राम पंचायती व्यवस्था है उसके 3 स्तर निर्धारित किए जाएं। अब 3 स्तर कौन कौन से हैं, पहला ग्राम पंचायत, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली आप समझ पा रहे होंगे। ग्राम पंचायत क्या है, जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत काम करेगी वो उसे कहेंगे ग्राम पंचायत। उसका पहला स्तर यानी कि सत्ता का या शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा गांव स्तर पर। इसको ये गांव स्तर पर जो पंचायत राज व्यवस्था है उसे कहेंगे हम ग्राम पंचायत, जिसमें हम ग्राम सभा कहते हैं। क्या, ग्राम सभा जो बनती है वो गांव स्तर पर काम करती है। अब ग्राम सभा क्या होता है फ्रेंड्स, ग्राम सभा की यदि हम बात करें तो प्रधान जो बनता है, क्लियर, प्रधान और सरपंच, कहीं पर सरपंच कहीं पर प्रधान, क्लियर। यानी कि ये गांव का मुखिया होता है, 5 साल के लिए निर्धारित कर दिया जाता है। ये वहाँ की देखरेख, वहाँ का विकास आदि सभी चीज़ों का ध्यान रखेगा। तो पंचायत राज व्यवस्था त्रिस्तरीय रहेगी। उसका पहला स्तर हो गया ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर। दूसरे की बात करें तो पंचायत समिति क्या रहेगी, यानी कि मध्यवर्ती स्तर। मध्यवर्ती स्तर क्या है देख लीजिए, पहला हो गया यानी कि ग्राम पंचायत। तीसरे की यदि हम बात करें तो जिला परिषद, जो जिले पर काम करेगी, डिस्ट्रिक्ट पर काम करेगी, वो रहेगी जिला परिषद। जैसे हम जिला स्तर पर कहते हैं यानी कि जिला पंचायत। आपने सुना होगा 5 साल बाद चुनाव होते हैं जिला पंचायत सदस्य के, ग्राम प्रधान के आदि सभी के, ठीक। तो इन दोनों के जो मध्य रहेगा वो रहेगा दूसरा वाला, यानी कि पंचायत समिति मध्यवर्ती। मतलब इसे हम कह सकते हैं जो हमारा ब्लॉक स्तर होता है, ठीक है, खंड स्तर, वहाँ पे ये काम करती है। तो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत व्यवस्था होगी, जिसमें पहला ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर काम करेगी, दूसरा पंचायत समिति जो मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक आदि पर काम करेगी, इसके बाद जिला पंचायत यानी कि जिला परिषद जो जिला स्तर पर काम करेगी। तो इस तरह से इसका बंटवारा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण यानी शक्तियों का बंटवारा हो गया जिले लेवल पर। एक जिले में गांव हो गए, ब्लॉक हो गए, यानी कि जिला पंचायत हो गई, जिले पर काम करेगी। उसके बाद जो ब्लॉक हो गए वहाँ पर मध्यवर्ती यानी कि
पंचायत समिति हो गई, वो ब्लॉक स्तर पर काम करेगी, एंड लास्ट में जो हमारा ग्राम बचता है, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत वहाँ पे काम करेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पंचायतों का कार्यकाल। जो पंचायतें जो होती हैं हमारी, पंचायती राज व्यवस्था की हम बात करते हैं, तो पंचायतों का कार्यकाल कितना रहेगा फ्रेंड्स? पंचायतों का जो कार्यकाल है 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, बिल्कुल विधान परिषद, विधानमंडल, राज्यसभा, लोकसभा के द्वारा जिस तरह से मुख्यमंत्री 5 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है, उसका निर्वाचन होता है, प्रधानमंत्री का होता है, MP MLA का होता है, बिल्कुल ठीक उसी तरह जो ग्राम प्रधान रहेगा, सरपंच रहेगा या जिला पंचायत सदस्य रहेगा, या कुल मिला के पंचायती राज व्यवस्था की हम बात करें तो उसका कार्यकाल रहेगा 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है यदि कोई मुखिया, ग्राम का मुखिया अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा, या जिले का मुखिया यानी कि जिला पंचायत सदस्य अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा, तो उसको भंग भी किया जा सकता है। ठीक है, क्लियरली 5 वर्ष से पहले और 6 महीने के भीतर, यानी कि भंग करने के बाद यदि नए प्रधान, सरपंच आदि का चुनाव कराना है तो वो सरकार को 6 महीने के भीतर ही कराना होता है। 6 महीने के भीतर पुनः चुनाव करा के हम दोबारा जो हमारे पंचायत राज व्यवस्था का मुखिया रहेगा, ग्राम स्तर पर प्रधान या सरपंच, या फिर ब्लॉक स्तर पर या फिर जिला स्तर पर उसका चुनाव करा लिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रही एक बात, यहाँ पे पंचायती राज का हमने पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल देखा। और पंचायती राज व्यवस्था यानी कि विकेंद्रीकरण, शक्तियों का बंटवारा, वो मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट सेशन, छोटा सा सेशन, ठीक है, इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें डिस्कस की। आई होप आपको हेल्प करेगा। ठीक है, यदि ये सेशन आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प करता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को शेयर करें। मैं SP आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव रहा, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, पसीना बहाते रहिए और कड़ी मेहनत के साथ अपनी तैयारी सुनिश्चित करते रहिए। मैं विदा लेता हूँ आपसे। नमस्कार।